देखिए, कहते हैं प्यार का रंग बहुत गहरा होता है और ये रंग इतना गहरा होता है कि कोई भी बंदिश नहीं मानता। और इसी प्यार के रंग में रंगी सीमा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। भारत में मिली आजादी, भारत में मिला प्यार सीमा को इतना पसंद आ रहा है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी ये बात हजम नहीं कर पा रहे। सीमा को किसी भी सूरत में वापस बुलाने पर अड़ी कट्टरपंथी जमात ने सीमा पार संग्राम छेड़ दिया है। वो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उन्होंने धमकी तो दी है और उनको बता दूं कि सीमा तब भी नहीं आएगी। सीमा यहीं जिएगी, यहीं मरेगी। सीमा की ये मुस्कान पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के दिल में शूल की तरह चुभ रही है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी एक औरत की आजादी किसी भी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को मंजूर नहीं कि एक औरत अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। पाकिस्तानी ये जिद बांधे बैठे हैं कि उनकी सनक का सियाह चेहरा दुनिया को दिखाने वाली सीमा को किसी भी सूरत में वापस पाकिस्तान लाएंगे। सीमा अगर गलती से पाकिस्तान लौट गई तो क्या होगा? पहले रूह कपाने वाले वो प्लान सुनिए। अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सजा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल कत्ल है। ऐसी ही कट्टरपंथी और दकियानूसी सोच को आईना दिखाकर एक दिन सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई थी। सीमा के भारत आने और उसके बयानों से हो रही जगहंसाई से रुस्वा पाकिस्तानी कट्टरपंथी अब अपने असल रंग में आ गए हैं। ये तस्वीर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के चेहरे को फिर बेनकाब करती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की बौखलाहट सिंध के कंधकोट में मंदिर पर हुए अटैक में दिखा। डकैतों की शक्ल में कट्टरपंथियों ने गौसपुर इलाके में एक मंदिर पर अटैक कर दिया। मंदिर को निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्चर दागा गया। जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त मंदिर बंद था। मंदिर पर अटैक की खबर मिलने के बाद पाकिस्तानी पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मंदिर पर हुए अटैक में 9 बदमाश शामिल थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू पहले से ही कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होते रहे हैं। अब सिंध में मंदिर पर अटैक के बाद हिंदुओं में दहशत है। इस दहशत की वजह ये चेहरा है। ये सिंध का कुख्यात डकैत रानो शार है। सिंध की पुलिस भी इसके नाम से कांपती है। सीमा के भारत आने के बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ रुदन। कंद्रन में रानो शार ने भी धमकी की शक्ल में अपना सुर मिलाया था। इस दुर्दांत डकैत ने सिंध में हिंदुओं को निशाना बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान कट्टरपंथी अब सीमा को वापस पाकिस्तान लाने के लिए हिंदू आस्था स्थलों को निशाना बना रहे हैं। सिंध के कंधकोट से शुरुआत हुई है। वहीं सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा को मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए वो कह रही है कि जिन्ना लैंड में उसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं है। मुझे बिलीव है, यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है। हमारा वहाँ एंड ही होगा। सीमा ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रह रही है। बॉर्डर पार उसे लेकर संग्राम हो रहा है। सीमा को लेकर मुंबई पुलिस को भी धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को ये धमकी दी गई थी कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान नहीं लौटी तो मुंबई पर फिर 26/11 जैसा आतंकी अटैक होगा। मुंबई पुलिस के पास आई है एक धमकी भरी कॉल, जिसमें उर्दू में यह धमकी दी गई है कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं लौटती है तो फिर देश 26/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहे। इस पूरे मामले में धमकी देने वाले ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई पुलिस ने अब इस कॉल को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी सीमा की वापसी को मूंछ का सवाल बनाए हुए हैं। सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ
सीमा भारत तक पहुंच गई है। भारत में मिला प्यार सीमा को इतना पसंद आया है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती है। वहीं मीडिया के जरिए सीमा का पूर्व पति उससे पाकिस्तान लौटने की गुहार लगा रहा है। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था। गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। सीमा को लेकर भारत में भी सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच भी सीमा भारत में खुश है। वहीं सीमा की हंसी पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को छलनी कर रही है। सीमा की मुस्कान कट्टरपंथियों का गुस्सा बढ़ा रही है और गुस्से में तमतमाए कट्टरपंथी ये गुस्सा मंदिरों पर निकाल रहे हैं। और अब देखिए, प्यार की एक कहानी तो आपने देखी, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए, संग्राम अपने देश में भी है, लेकिन सियासी का। इसकी वजह है दिल्ली की बाढ़। दिल्ली में यमुना का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन खतरे के निशान से अब भी ऊपर है। और इस बीच ITO बैराज के बंद गेट काटने का काम चल रहा है। राजघाट में भी दीवार तोड़कर पानी बहाया जा रहा है। कुल मिलाकर पानी कम तो हो रहा है, लेकिन राजनीति का उफान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर प्रहार और पलटवार कर रहे हैं। यमुना में पानी कम होता जा रहा है, मगर मुश्किलों का स्तर यूं ही कायम है। दिल्ली की गलियों में अब भी पानी है। दर्द और परेशानी की वही कहानी है, क्योंकि अब भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका असर दिख रहा है यमुना के आसपास के इलाकों में। मयूर विहार से लेकर लाल किले तक स्थिति अब भी पानी पानी है। प्रशासन की तरफ से भी 4 जो पंप मशीन थी वो यहाँ पर बुलाई गई और उसके बाद पानी निकालने की कवायद शुरू हुई। इसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए कि 6 से 7 फीट पानी अभी भी सामने अंडरपास पे भरा हुआ है। निकालने की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए इस पानी को पंप के द्वारा ही एक बार फिर से निकाला जाएगा। घर, दुकान, गली, सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजघाट के इलाके में पानी निकालने के लिए दीवारों को तोड़ दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल के मंत्री आतिशी की मौजूदगी में राजघाट के पास दीवार तोड़ी गई है। पानी कम होने लगा है, लेकिन सियासत और ज्यादा उफान मारने लगी है। दिल्ली के बयानवीर कैसे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे हैं, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस ITO ब्रिज के रास्ते यमुना का पानी निकल रहा है, उसका दूसरा गेट भी खुलने वाला है। हालांकि 3 गेट अब भी जाम हैं। राजधानी दिल्ली में ITO बैराज के गेट को खोलने का काम चल रहा है। दरअसल यहाँ पर 5 गेट हैं, आप अगर तस्वीरों में देखें तो, जिसमें से एक गेट को कल खोल लिया गया और दूसरा जो गेट है जो जाम है, जिसके लिए टीम बाहर से आई है, उसको खोलने का काम लगातार जारी है। देर शाम से उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इसकी वजह से काम ठप पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है गेट को जल्द से जल्द खोल लिया जाएगा। घंटे 2 घंटे या पूरी रात का वक्त भी लग सकता है, लेकिन इस वक्त काम लगातार जारी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस गेट को जल्द खोल लिया जाए। ये वही ITO बैराज है जो बरसों से जाम है, जो हरियाणा सरकार के अधीन है, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार लगातार आक्रामक है, जिसका गेट गैस कटर से काटकर पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि इस बैराज के पास हरियाणा सरकार ने गाद नहीं निकाला, इसलिए दिल्ली डूब गई। ये ITO का बैराज आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। क्यों रखना चाहती है हरियाणा सरकार इसको? आपका कोई काम नहीं इससे, आपका कोई लेना देना नहीं, आप इसको दिल्ली सरकार को दीजिए ताकि हम इसे मेंटेन करें। ITO बैराज को लेकर जैसे ही ये खबर आई, जवाब हरियाणा की तरफ से आया। हरियाणा की चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, इसलिए ये स्थिति हुई। इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया
हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को इसको पैसे दे रनिंग। ये सवाल जब दिल्ली सरकार के पास पहुंचा तो जवाब उधर से भी आया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी मंत्री ने भी कहा है कि ITO बैराज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं बल्कि NTPC की है। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी, तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। केजरीवाल के इस जवाब को सुनकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सामने आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच बहुत छोटी है। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई PhD चालू कर दी जाए ना, तो इनको जरूर PhD मिल जाए। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठने लगा है कि ITO बैराज के रखरखाव का जिम्मा NTPC के पास कैसे चला गया। इस पर जब मुख्यमंत्री केजरीवाल घिरने लगे तो उनके लेफ्टिनेंट की सफाई आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गलती से DTPC यानी दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड की जगह NTPC कह दिया था। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ढोंग कर रहे हैं। तो हर बार दिल्ली को मझधार में छोड़ दो और फिर उम्मीद करो कि नैया पार कोई और ही लगाएगा। हमारा काम तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देना और जनता को गुमराह करना है। केजरीवाल जी के ऊपर मैं सीधा सवाल उठाती हूँ कि जब कम पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कैसे आई। 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया। तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6,800 करोड़ रुपए का क्या ही किया और ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई। शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई हैं। एक तरफ से प्रहार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। कोई पीछे नहीं है। आगे निकलने की होड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यमुना के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब जिस परिवार का पूरे घर का सामान बह गया उसे दिल्ली की सरकार आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देगी। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से ये सब मिलेंगे। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि जिनका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया उन्हें 10,000 रुपए में बहुत कुछ वापस मिल जाएगा। यमुना किनारे रहने वाले ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे खुश हो जाएं या फिर इस बाढ़ के प्रचंड प्रहार से करहाते रहें। और चलिए बात कर लेते 2024 की चुनावी जंग की, जिसके लिए जमकर मोर्चाबंदी हो रही है। बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे महागठबंधन ने बेंगलुरु में बड़ी बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडीए को मजबूत कर रही है। एनडीए के सहयोगी दलों की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। अब माना ये जा रहा है कि इसमें कई ऐसी पार्टियां भी शामिल हो सकती है जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अठारह जुलाई 2023 ये तारीख कौन सा रंग दिखाएगी? 2024 में कमल का रंग चमकेगा या बाजी बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगी? अठारह जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में क्या होने वाला है? 25 सहयोगी पार्टियों के साथ महामंथन के बाद बीजेपी कौन सा फैसला लेने वाली है? ये बैठक बीजेपी की बेचैनी का परिणाम है या कमल छाप पार्टी चुनावी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने वाली है? बीजेपी की पोल स्ट्रेटेजी का पूरा ब्लूप्रिंट अमित शाह के एक ट्वीट से क्लियर हो गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सुबह
9:18 पर किए गए इस ट्वीट का मजमून देखिए। श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। पहले अमित शाह का ट्वीट आया और फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कंफर्मेशन आ गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनडीए में शामिल किया। और देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। ये चुनावी राजनीति का वो मुहावरा है जो बरसों से सियासत का अकाट्य सत्य समझा जाता है। बीजेपी भी इसी को आजमा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं। राजभर जी की भी अपनी पार्टी है और उस पार्टी का एक वोट बैंक है निश्चित रूप से, और उसके आधार पर हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश की और देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। तो ये कोई नई खबर नहीं है। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी। सरकार नहीं बनी तभी से उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बगैर सरकार के वो छटपटा रहे थे। तो सारे लोग जानते थे कि 6-7 महीने से वो पार्टी के किसी कार्यक्रम वगैरह में नहीं आ रहे थे। उन्हें अपने मंत्री बन के रहना है तो किसी तरह सरकार में रहना होगा, तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए चले गए, तो ये उनका विषय है। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी के साथ साथ बीजेपी 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार पर भी पकड़ बढ़ा रही है। बीजेपी ने इसका सबूत महादलितों में बैठ रखने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमको एनडीए का हिस्सा बनाकर दे दिया और लगे हाथ चिराग पासवान को एनडीए की बैठक का न्योता भेज दिया। एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। कल को कोई गठबंधन भी होगा तो गठबंधन अपने सिद्धांतों के आधार पर होगा। 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए होगा, ना कि कोई मंत्री पद पाने की सोच के साथ ही होगा। दावा किया जा रहा है कि 18 जुलाई को जब दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक होगी तब उसमें कई ऐसे दलों के नेता भी दिखाई दे सकते हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल और देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर जैसी पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए का दामन थाम सकती हैं। चर्चा तो विपक्षी कुनबे की बैठक से दूर रहे जयंत चौधरी को लेकर भी चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है और ओडिशा से बीजेडी भी एनडीए से टूटा रिश्ता जोड़ सकती है। 18 जुलाई को दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगी। साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश करेगी। जाहिर है बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर 2024 के चुनाव में महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी तो कर ही रही है। 18 जुलाई को ही बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक का रंग भी फीका करना चाहती है। बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी विपक्ष भी खूब समझ रहा है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। बीजेपी जानती है कि बड़ी जीत का लक्ष्य हासिल करना हो तो छोटे दलों को साथ लेना ही होगा। इसकी वजह है पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक छोटी राजनीतिक पार्टियों का एवरेज वोट
10% के आसपास रहा है। ये 10% वोट चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा में नए साथी बनाने के मिशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी सिग्नल आने लगा है। महाराष्ट्र की बड़ी सियासी ताकत रही एनसीपी का अजीत पवार गुट एनडीए का दामन थाम चुका है। अजीत पवार शुरू से कहते रहे हैं कि वो एनसीपी में विभाजन नहीं चाहते और जो धड़ा उनके साथ है वही असली एनसीपी है। इस पर चाचा भतीजे के बीच जंग छिड़ी है, लेकिन इस बीच एक नया रंग सामने आ गया। 14 जुलाई को अजीत पवार चाची यानी शरद पवार की पत्नी से मिलने चाचा के घर सिल्वर ओक पहुंच गए और 16 जुलाई को वो अपने चाचा का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर चले गए। इस बार वो अपने 8 मंत्रियों को भी साथ में ले गए। आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र की सियासत के इस मेजर डेवलपमेंट को बीजेपी हल्के में टालने की कोशिश कर रही है। वर्षानुवर्ष त्यांचे नेते पवार साहेब राहिलेले आहेत, भेट घेतली तर त्यात काही वाव काय असं मला वाटतं। बीजेपी भले ही इस मामले को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पवार का रुख क्या रहेगा? क्या वो महागठबंधन में ही रहना पसंद करेंगे या भतीजे की गुहार मानकर एनडीए के साथ आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान कर सकता है। अब देखिए, सवाल 2024 की चुनावी जंग का है और इसीलिए बीजेपी कुनबा बढ़ा रही है। और बीजेपी ने कुनबा बढ़ाने के लिए जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ राजभर से हाथ मिलाया तो डॉन का बेटा भी साथ आ गया। यहाँ बात अब्बास अंसारी की हो रही है, जो डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा है। अब्बास मऊ सीट से विधायक है। उसने 2022 का विधानसभा चुनाव राजभर की पार्टी से जीता था और बाय डिफॉल्ट एनडीए में आ चुका है। अब्बास हेट स्पीच का भी आरोपी है। देखिए, लगातार हमने आपको ये दिखाया। अब इस बार बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो फिलहाल छोटी बड़ी और हर पार्टी को साथ लाने में जुटी हुई है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड। दरअसल जब जब एनडीए का कुनबा बड़ा हरा, तब तब लोकसभा चुनाव में उसने बाजी मारी है। आप मेरे पीछे ग्राफिक्स देख रहे हैं। देखिए, 1998 में एनडीए में जो पार्टियां थी वो 16 थी और जीत एनडीए की हुई थी। उसके बाद साल 1999 में एनडीए में पार्टियां थी 21 और जीत फिर से एनडीए की हुई थी। 2004 में एनडीए में पार्टियां 12 थी और जीत यूपीए की हुई थी। लगातार आंकड़ों से अब आपको बता रही है, साल 2009 में एनडीए में पार्टियां 8 थी और जीत यूपीए की हुई थी। उसके बाद 2014 की बात करें तो एनडीए में पार्टियां 28 थी और जीत एक बार फिर से एनडीए की हुई थी। और 2019 में एनडीए के पास 39 पार्टियां थी और जीत फिर से एनडीए की हुई थी। बारी 2024 के चुनाव की है और एनडीए के साथ ही फिलहाल 20 से ज्यादा पार्टियां हैं, जिसकी संख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर तैयारी है तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता का मंच भी सज रहा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब आगे की चर्चा के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गजों का जुटान होगा। आइए आपको दिखाते हैं। तेईस मई 2018 कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की साझा सरकार के शपथ ग्रहण का मंच सजा था। मंच पर विपक्ष के तमाम दिग्गज मौजूद थे। चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की इस तस्वीर ने राजनीति में बड़ी हलचल पैदा की थी। 20 मई 2023 सूबा वही कर्नाटक, इस बार सरकार सिर्फ कांग्रेस की बनी।
कुमारस्वामी की जेडीएस सीन से बाहर हो चुकी थी। इस बार सीएम सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता की नई तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन ये तस्वीर उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी 2018 की तस्वीर थी। 24 घंटे बाद उसी कर्नाटक से विपक्षी एकता की नई तस्वीर सामने आने वाली है। राजधानी दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर विपक्षी एकता को मजबूत करने का मिशन काफी तेजी से चल रहा है। इस बार इस मिशन के केंद्र में फिर कांग्रेस है और मौका है विपक्षी महागठबंधन के दलों की बैठक का। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष के इस महाजुटान का ऐलान तो पटना में 23 मई को हुई बैठक के बाद ही हो गया था। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा पार्टियों को मंच पर दिखाने की तैयारी है। बैठक के लिए 26 पार्टियों को न्योता दिया गया है। 17 जुलाई की शाम 6 से 8 तक सभी नेताओं की बैठक होगी। 17 जुलाई को सीएम सिद्धरामैया बैठक में शामिल नेताओं को डिनर देंगे। 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मंथन होगा। विपक्षी एकजुटता के लिए हो रही इस बैठक में उन छोटी छोटी पार्टियों को भी बुलाया गया है जो केरल, तमिलनाडु, यूपी जैसे राज्यों में असर रखती हैं। कई पार्टीज ऐसे हैं जिनका प्रेजेंस लोकसभा में नहीं है, लेकिन उनके एमएलएस हैं कई स्टेट्स में। वो लोग भी जो मालूम इस अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वो उस टाइप के पार्टीज भी जो है ज्वाइन किए हैं, निमंत्रण दिया गया है। तब उसमें मैक्सिमम पार्टीज उसमें कंफर्मेशन दिए हैं और इसका हिस्सा बनने के लिए रेडी हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की ये बैठक संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले हो रहा है। ऐसे में आगे की रणनीति बनाने के साथ ही संसद के अंदर भी सरकार के खिलाफ एकजुटता मजबूत करने पर फोकस है। इसलिए बैठक से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए केंद्र सरकार 20 मई को यह अध्यादेश लाई थी। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार इससे जुड़ा बिल लाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस के ऐलान को विपक्षी एकता के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। By using the powers of governors and lieutenant governors, bypassing the state government is not at all acceptable for the Congress. Therefore, we will oppose such movement definitely in the Parliament. कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। विपक्षी बैठक से महज 1 दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर जता दिया कि वो बैठक को लेकर कितनी गंभीर है। विपक्षी गठबंधन को लेकर कांग्रेस की गंभीरता इसलिए भी है क्योंकि इस बार विपक्षी बैठक की संयोजक कांग्रेस है। बैठक में सोनिया गांधी खुद शामिल हो रही हैं। बैठक कांग्रेस शासित राज्य में हो रही है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि बैठक में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां शामिल हों और कोई विवाद न हो, क्योंकि इस बैठक के रास्ते खुद को विपक्षी राजनीति के केंद्र में देखना चाहती है। राहुल गांधी देश के नेता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने लगभग 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है पैदल। उनको लोगों का समर्थन है। बेंगलुरु में जब विपक्षी नेता मंथन कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एनडीए के दिग्गजों की बैठक भी चल रही होगी। ऐसे में विपक्षी नेताओं की कोशिश है कि इस बार की बैठक में कोई पुख्ता नतीजे तक पहुंचा जाए। चर्चा है कि विपक्षी दिग्गजों की बैठक में राज्यों में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति पर बात होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात हो सकती है। गठबंधन के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। गठबंधन के संयोजक के नाम की घोषणा हो सकती है। यानी इस बार विपक्षी नेता एकजुटता के रास्ते पर एक और मजबूत कदम उठा सकते हैं। 23 जून की सफल बैठक के बाद उसके एक्सटेंडेड रूप के में ये बेंगलुरु की बैठक है और इसमें भविष्य का कार्यक्रम और रणनीति बनाने का हमको मौका मिला।
पटना से चलकर बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते विपक्षी एकता की बात अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। विपक्षी दिग्गजों की कोशिश है कि जब बेंगलुरु में बैठक खत्म हो तो उनके पास कहने और दिखाने के लिए कोई ठोस बात हो। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह सुबह भस्म आरती की गई। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे यूनिस्टार प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ये आग लगी है। पंजाब के लुधियाना से ये बड़ी खबर, यूनिस्टार प्लास्टिक फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई है। तस्वीरें बयां कर रही है कितना भीषण तरीके से ये हादसा हुआ है। ये आग लगी है, लगातार फायर ब्रिगेड मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये आग कैसे लगी और इसके पीछे की क्या वजह रही है। तो लुधियाना पंजाब से ये बड़ी खबर।